हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी भावी अध्यापक और अध्यापिकाओं का आपके अपने चैनल एडुटॉप में बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप सभी को पता ही है कि यहाँ पर इस चैनल पर आपको डीएलएड सेमेस्टर 2 की राजन की बिल्कुल न्यू सीरीज़ बहुत ही इजी वे में शानदार तरीके से आपको यहाँ पर कराई जा रही है और कंटिन्यू आपकी क्लासेस चल रही हैं। हो सकता है बीच में कुछ डिले रहा हो, लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होगा, क्योंकि बीच में कोई भी अर्जेंट वर्क होने से या कुछ प्रॉब्लम होने की वजह से ही आपकी छुट्टी होती है। अदरवाइज़ मेरी पूरी कोशिश रहती है कि आपके लिए कंटिन्यू ही करूँ क्लास को, राइट। और जितनी भी अभी तक मैंने क्लासेस अपलोड की हैं, तो आप इतने प्रीवियस क्लासेस को भी वॉच कर सकते हैं। काफ़ी सारा मैटर यहाँ पर है। डीएलएड सेमेस्टर 2 का हमने 3 सब्जेक्ट का कोर्स भी कवर कर लिया है। लाइक आपका पेपर 1 है एजुकेशन का। जो भी आपके दोनों एजुकेशन के पेपर हैं 50-50 मार्क्स के, एक तो है आपका वर्तमान भारतीय समाज और दूसरा है प्रारंभिक शिक्षा के नवीन प्रयास, और एक सब्जेक्ट है आपका हिंदी। ठीक है, ये तीनों ही हमने पूरे तरीके से कवर कर लिए हैं। अब चौथा सब्जेक्ट हमारा यहाँ पर चल रहा है साइंस। इसमें भी हमारे लघु उत्तरीय प्रश्न हमारे जो है 80 कंप्लीट हो चुके हैं। लगभग 81 से आज हम स्टार्ट करेंगे। और जो बच्चे चैनल से नए जुड़े हैं, आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, बिकॉज़ आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को टाइमली मिल सके, उसके लिए आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए फिर विदाउट एनी डिले लेट्स स्टार्ट नाउ। सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा, उत्तम फसल उत्पादन के लिए आवश्यक तथ्यों पर प्रकाश डालिए। देखिए, अगर आप खेती में उत्पादन प्रोडक्शन अच्छा करना चाहते हैं, तो आपको उसके लिए क्या एफ़र्ट लगाने पड़ेंगे, क्या प्रयास करने पड़ेंगे। सबसे पहले तो आप क्या करेंगे, खेत में हल चलाकर मिट्टी को अलट पलट करेंगे, उसे शिथिल करेंगे। एक मिनट में ज़रा ब्रश को थोड़ा बड़ा कर लेती हूँ साइज इसका। ठीक है, ताकि वो जो है बोने योग्य हो जाए। दूसरी चीज़ हम क्या कर सकते हैं इसमें, यहाँ पर शायद कोई पेज मिसिंग है क्या, क्योंकि 81 और उसके बाद डायरेक्ट यहाँ पे 88 आ गया। चेक करते हैं, शायद पीडीएफ आगे पीछे हो गई मुझसे। वेट अ सेकेंड भाई, वेट अ सेकेंड, एक बार मैं चेक कर लेती हूँ। पेज आगे पीछे हो गए हैं मुझसे, क्या हो गया ये। 88 जो पेज है 88 क्वेश्चन का, वो मैंने 2 बार, हाँ 2 बार मर्ज हो गया यहाँ पर और मैंने ध्यान नहीं दिया। वेट अ सेकेंड भाई, 81 क्वेश्चन है ये। इसके बाद यहाँ पे डायरेक्ट 81 के बाद 85 आ रहा है इधर इस पेज पे, फिर 86 है और इधर 87 भी मिसिंग है, राइट। फिर इधर 88 है। क्वेश्चन चेक करते हैं, क्वेश्चन भी यही है। कौशिका भाई वेट अ सेकेंड, परेशान ना हो बिल्कुल भी, ठीक है। वेट अ सेकेंड, देखो भाई इसमें ना पता क्या हुआ है यहाँ पर, अभी अभी मैंने ये चीज़ें चेक की। हम क्वेश्चन पर थे 81 पर। आप भी अपने राजन में चेक कर लेना। देखो ये चीज़ ना बताती हूँ आपको कैसे दे रखी है इसमें। यहाँ तक ये जो 81 क्वेश्चन है ना, इसके बाद पता क्या कर रखा है राजन में, डायरेक्ट क्वेश्चन नंबर दे रखा है 88। ठीक है, आप चाहे तो उसको 80 मान के कर लें, लेकिन उसके बाद का ही सीक्वेंस पकड़ेगा ये, राइट। 82 कर लें उसे, चाहे ऐसे ही कर लें मैनेज, कोई दिक्कत नहीं है। तो आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन है हमारा, कोशिका किसे कहते हैं। और कोशिका बेसिकली क्या होती है, सेल होती है। ठीक है, हमारे जीवन की मौलिक इकाई। सेल के ब्लॉक से ही हम बने होते हैं। हमारी जो बॉडी है
देखो एक चीज़ समझाती हूँ आज आपको। सबसे पहले बनती है हमारा जो बेस है हमारी बॉडी का, सबसे पहले बनती है सेल, ठीक है। सेल के बाद बनता है टिश्यू, टिश्यू के बाद बनते हैं ऑर्गन, और ऑर्गन के बाद बनता है ऑर्गन सिस्टम, देन बनते हैं हम लोग, ठीक है। ये चेन इस तरीके से चलती है। तो कोशिका क्या है, छोटी छोटी इकाइयाँ हैं, और इन्हीं इकाइयों को हम क्या बोलते हैं, सेल बोलते हैं। कोशिका निर्जीव नहीं है बल्कि ये जीवित इकाइयाँ होती हैं, और ये निरंतर गति करती रहती हैं। श्वास लेती हैं, मतलब सांस लेती हैं, अपनी पोषण करके वृद्धि करती हैं, जो व्यर्थ पदार्थ होते हैं उसको बाहर रिड्यूस करती है, निकालती है, बाहर एक्सक्रेट करती है, ठीक है। जनन करती है, रिप्रोडक्शन होता है, और मानव शरीर जो है वो असंख्य जीवित इकाइयों का बना हुआ है। ये मानव शरीर की निर्णायक इकाइयां हैं। शरीर निर्माण में ठीक उसी प्रकार कार्य करती हैं जैसे कि भवन के निर्माण में ईंटें काम करती हैं। भवन कैसे बनता है, ईंटों के ब्लॉक से बनता है। उसी तरीके से जो हमारी बॉडी है वो भी किससे बनती है, सेल से मिलकर बनती है। अब देखो, कोशिकाएं जीवधारियों में पाई जाती है, जिनमें से अधिकतर जो जीवधारी हैं वो बहुकोशिकीय होते हैं। बहुकोशिकीय का मतलब होता है मल्टी सेलुलर, जिसमें बहुत सारी सेल पाई जाती है। और कुछ जीव ऐसे भी होते हैं जो एक कोशिकीय होते हैं, जिसमें सिर्फ एक सेल पाई जाती है, जैसे कि एग्जाम्पल है अमीबा, ठीक है। पैरामीशियम भी होता है वैसे। और मल्टी सेलुलर में हम अपना एग्जाम्पल दे सकते हैं। आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन, कोशिकाओं का वर्गीकरण कीजिए। अब देखिए, प्रत्येक कोशिका की जो आंतरिक संरचना है वो समाप्त होती है, लेकिन जो उनकी बाह्य संरचना है, आकार है, कार्य है, वो सभी अलग अलग होते हैं। कार्यों और आकार के आधार पर कोशिकाओं को कई भागों में बांटा गया है, जैसे कि रेड सेल्स हैं, मस्कुलर सेल्स हैं। पहले बात करेंगे रेड सेल्स की। जो हमारी रक्त कोशिकाएं होती हैं ये भी दो तरह की होती हैं। एक तो होती है आपकी आरबीसी, ठीक है, रेड ब्लड कॉर्पस सेल्स, और दूसरी होती है डब्ल्यूबीसी, वाइट ब्लड कॉर्पस सेल्स, ठीक है। ये ध्यान रखना। दूसरी चीज़, आपका जो दूसरा टाइप है वो है पेशीय नलिकाएँ। पेशीय नलिकाएँ जो होती है वो पतली और लंबी होती हैं, दोनों सिरों पर नुकीली होती है, और ये परस्पर मिलकर पेशीय ऊतकों का निर्माण करती है, जिसके द्वारा शरीर के समस्त आंतरिक, बाह्य, ऐच्छिक, अनैच्छिक अंग क्रियाशील रहते हैं। नेक्स्ट है फिर बोन सेल्स, अस्थि कोशिकाएँ। अब जो अस्थि कोशिकाएँ हैं ये बेलनाकार होती हैं, ट्यूबल्स जैसी होती है, और चारों ओर बारीक छोटे छोटे रेशे निकले रहते हैं इसमें से। और फोर्थ है हमारा नर्वस सेल्स, ठीक है। तंत्रिका कोशिका की संरचना शरीर की अन्य कोशिकाओं से बहुत ज़्यादा अलग होती है। प्रत्येक तंत्रिका कोशिका के दो भाग होते हैं। एक तो ऊपरी चौड़ा भाग होता है और असमान आकार का होता है, जिसे हम कोशिका पिंड कहते हैं, इसमें केंद्रक होता है, ठीक है। फिर है हमारी संयोजी कोशिकाएं, कनेक्टिव सेल्स। ये क्या करती हैं, ये एक दूसरे को, जो हमारे अंग होते हैं उनको एक दूसरे से जोड़ने का काम करती हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन, त्वचा या फिर आच्छादक कोशिकाएं, एपिथेलियम सेल्स। ये जो कोशिकाएं हैं पतली झिल्ली के आकार की होती है, ये आपस में मिलकर आच्छादक ऊतकों का निर्माण करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मृदा अपरदन के क्या कारण हैं, बताइए। अब देखो, मृदा अपरदन का मतलब क्या होता है, मिट्टी का कटाव, है ना। तो ये जो है बहुत सारे कारणों से हो सकता है, जैसे कि बहुत तेज़ हवा चल रही है, या फिर वनों की कमी है, वन कटते जा रहे हैं, तो मिट्टी भी कहाँ से, मतलब पेड़ जो हैं, पेड़ ही तो मिट्टी को पकड़ के मिट्टी को एक जगह इकट्ठा करके रखते हैं, और जब वन ही नहीं होंगे तो क्या होगा, मिट्टी का कटाव बहुत ज़्यादा हो जाएगा। फिर है मिट्टी के प्रकार की वजह से भी होता है ये, तापमान में परिवर्तन हो रहा है तो भी, भूमि का ढाल है, या फिर हवा से कटाव हो रहा है, पशुओं के चढ़ने से, नदियों के बाढ़ से, वर्षा की अधिकता से, तो बहुत सारे कारण हो जाते हैं इसके। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मृदा अपरदन को रोकने के क्या क्या उपाय किए जा सकते हैं। अगर आप मिट्टी का अपरदन रोकना चाहते हैं तो आप सबसे पहले तो वन ज़्यादा लगाएं, ठीक है। और दूसरा, नदियों के आसपास की जो भूमि है उसकी सुरक्षा करें, डैम वगैरह बना दें वहाँ पे। मरुस्थल में ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाएं। कृषि क्षेत्र में बेकार पानी के निकास के लिए नाली बना दें, ये नहीं कि पानी ऐसे बहता जा रहा है। दूसरी चीज़ है, ढालू ज़मीन पर सीढ़ीदार खेती की जाए। जब आप वहाँ पर सीढ़ियाँ बना देंगे ना, तो वो उस चीज़ को रोक लेगा, मिट्टी का कटाव नहीं होगा। फिर फसलें अदल बदल कर बो लें, और हवा से भूमि काटने के लिए हरी खाद या कंपोस्ट खाद आप डाल दें तो अच्छा रहेगा।
फिर है परतदार कटाव रोकने के लिए खेतों पर मेड़ बना देते हैं और उस पर कोई वनस्पति उगा देनी चाहिए। बाढ़ वाले स्थानों में क्या करना चाहिए आपको? कटाव कम करने के लिए क्षेत्र के दोनों तरफ वन लगाकर पानी को उधर उधर निकाल देना चाहिए, मतलब साइड बाय साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऊर्जा से आप क्या समझते हैं, समझाइए। ऊर्जा, ये क्वेश्चन मैं आपको पहले भी करा चुकी हूँ, मुझे अच्छे से ध्यान आ रहा है। ऊर्जा क्या होती है? एनर्जी, आपके काम करने की क्षमता, है ना। उसी तरीके से जो यांत्रिक ऊर्जा है, किसी वस्तु में केवल यांत्रिक कारणों से कार्य करने की जितनी क्षमता होती है उसे उस वस्तु की यांत्रिक ऊर्जा कहते हैं। दो तरह की होती है, गतिज और स्थितिज। ठीक है। अब देखो क्वेश्चन बहुत गड़बड़ा रहे हैं, मुझे अच्छे से ध्यान आ रहा है कि ये सारे क्वेश्चन मैं करा चुकी हूँ। वापस से देखो, कोशिका का क्वेश्चन है, ये मैंने आपको करा दिया, अभी कराया बिल्कुल। कोशिका का वर्गीकरण भी मैंने करा दिया। 89 आपको क्वेश्चन आ जाते हैं 90 क्वेश्चन पे। ठीक है, बार बार रिपीट करने से कोई फ़ायदा नहीं है, आपका भी टाइम वेस्ट होगा, मेरा भी। हाँ, 90 क्वेश्चन हमारा ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोत के रूप में सौर ऊर्जा की भूमिका बताइए। अब देखो, ऊर्जा का जो सबसे अच्छा स्रोत है वो सूर्य को माना जाता है। सूर्य पृथ्वी का सबसे निकटतम तारा है और पृथ्वी पर ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत सूर्य को मानते हैं। पृथ्वी पर सूर्य से हमें ऊर्जा मिलती है, ऊष्मा प्रकाश के रूप में प्राप्त होती है। सूर्य से प्राप्त ऊर्जा पृथ्वी पर प्रवाह जल चक्र की निरंतरता प्रदान करती है और संपूर्ण जीवन को संपोषित करती है। पौधे सूर्य से प्राप्त ऊर्जा का प्रयोग करके प्रकाश संश्लेषण द्वारा अपना भोजन तैयार करते हैं और इसी के थ्रू क्या होता है, सभी जीवधारी जो हैं उनका भी पोषण होता है। तो सूर्य से प्राप्त ऊर्जा को ही हम सौर ऊर्जा कहते हैं। आज सभी देश के जितने भी वैज्ञानिक हैं उनका ये मानना है कि विश्व में प्रतिदिन खपत होने वाली कुल ऊर्जा का लगभग 50,000 गुनी ऊर्जा सूर्य से प्रतिदिन निकलती है। ठीक है। और ये जो ऊर्जा है वो संकट से उबरने का एकमात्र उपाय सौर ऊर्जा ही है। उसको अधिक से अधिक उपयोग में लाया जाए, इसलिए सोलर कुकर, सौर सेल, ऊष्मक और सौर सेलों का उपयोग आरंभ किया जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सौर ऊर्जा का दोहन आप किस प्रकार करेंगे? दोहन होता है यूज़ करना। ठीक है। सबसे पहले तो डायरेक्ट यूज़ कर सकते हैं हम। डायरेक्ट में भी आप क्या करेंगे, दो तरह से। एक तो क्या होगा, ऊष्मा को आप स्टोर कर लें, ठीक है, और उसे दूसरी एनर्जी फॉर्म में ला करके उसे क्या कर लें, यूज़। और दूसरा है, जिन युक्ति द्वारा सौर ऊर्जा को ऊष्मा में संग्रहित किया जाता है उन्हें सौर तापन युक्तियाँ कहते हैं, जैसे कि सोलर कुकर। वो युक्तियाँ जिनमें सौर ऊर्जा को सीधे विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है उसे बोलते हैं हम सोलर सेल। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है अप्रत्यक्ष रूप से। देखो इसमें क्या होता है, सौर ऊर्जा को अप्रत्यक्ष रूप से निम्नलिखित दो प्रकार से प्रयोग में लाया जा सकता है। एक तो है पौधों में सौर ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में चेंज करके। दूसरी चीज़ है वायु, सागरीय लहरों और सागर के विभिन्न जल स्तर के तापांतर के फलस्वरूप होने वाली ऊर्जा का उपयोग करके। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, ऊतक क्या होते हैं? मैंने आपको बताया ग्रुप ऑफ सेल्स क्या होता है, ऊतक या टिश्यू। ठीक है। सेल हमारी जो बॉडी है, सारी बॉडी सेल की बनी होती है, और सेल मिला के क्या बनता है, टिश्यू, और टिश्यू मिला के क्या बनता है, ऑर्गन मिला के क्या बनता है, ऑर्गन सिस्टम, देन बनता है हमारा शरीर, हमारी बॉडी। ठीक है। तो जीवधारियों का जो शरीर है वो अनगिनत कोशिकाओं का बना होता है। कुछ जीवधारी ऐसे भी होते हैं जो कि एक कोशिका से बने होते हैं, जैसे कि अमीबा, यूग्लिना और पैरामेशियम। जीवाणु यानी कि बैक्टीरिया और क्लोरेला और शैवाल होते हैं हमारे एल्गी। ठीक है। और इनमें सभी जो जैविक क्रियाएं हैं वो एक ही कोशिका के द्वारा पूरी होती है, जबकि बहुकोशिक और जटिल जीवधारियों में विभिन्न जैविक क्रियाएं अलग अलग ऊतक और ऊतक तंत्र और अंग तंत्र द्वारा संपन्न होती हैं। विभिन्न समूहों में कोशिकाएं विशिष्टीकरण के कारण निश्चित कार्य को करने की क्षमता रखती हैं। कोशिकाओं का वो समूह जो उद्गम, संरचना और कार्य में समान होता है ऊतक कहलाता है। विभिन्न ऊतक मिलकर ऊतक तंत्र बनाते हैं और ऊतक तंत्र मिलकर अंग बनाते हैं। राइट। आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, देखो यहाँ पे ना ऊतक के टाइप्स भी दिए हैं कि कितने काइंड्स होते हैं इसके।
एपिथेलियल ऊतक होता है हमारा, एपिथेलियल टिश्यू कनेक्टिव है, वेस्कुलर है, मस्कुलर है और नर्वस टिश्यू है, राइट। तो इतने सारे टिश्यू हमारी बॉडी के अंदर होते हैं। आपको डिटेल में जाने की बिल्कुल भी नीड नहीं है, क्योंकि मैक्सिमम डीएलएड में आपका 2 मार्क्स का ही आंसर आपको लिखना होता है और उसके लिए इतना इनफ है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, मनुष्य के शरीर में ऊतक का क्या महत्व है। आप देखो क्या होता है, कोशिकाएं बहुत ज़्यादा सूक्ष्म आकार की होती हैं, वो शरीर की आवश्यकता के अनुसार कार्य नहीं कर सकती, इसलिए उसके कार्यों को टिश्यू करते हैं, ठीक है। टिश्यू की वजह से ही भ्रूण का विभाजन होता है, यानी कि ऊतक जो है अपने अलग अलग कार्यों को अलग अलग टिश्यू करते हैं, ठीक। थर्ड है फिर, ऊतक से मिलकर हमारा ऊतक तंत्र बनता है और ऊतक तंत्र के मिलने से हमारे अंग बनते हैं जो कि अलग अलग काम करते हैं। विभिन्न अंगों के बीच में कुछ ऊतक संयोजन का कार्य करते हैं, जैसे कि रुधिर और लसिका विभिन्न प्रकार के पदार्थों को एक अंग से दूसरे अंग में पहुंचाने और ले जाने का काम करते हैं। नेक्स्ट है फिर, कुछ ऊतक शरीर की बाह्य वातावरण से भी सुरक्षा करते हैं या फिर सुरक्षा करने में सहयोग देते हैं, जैसे कि उपकला यानी कि एपिथेलियल जो टिश्यू है वो शरीर का विशिष्ट आवरण बनाता है, और जो तंत्रिका ऊतक है वो हमें बाह्य आघातों से, जो हमारी बाहर से लगने वाली इंजरी है उसकी सूचना हमारे माइंड को दे देता है और उसके नियमन कार्य के रूप में उन अंगों को कार्यवाही करने के लिए प्रेरित करता है। नेक्स्ट है फिर, कुछ ऊतक शरीर का विशिष्ट स्वरूप बनाने में सहायता करते हैं, जैसे कि स्केलेटल टिश्यू है और हमारा मस्कुलर टिश्यू है, ठीक है। तो इस तरीके से ऊतकों का जो है हमारे शरीर में बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण योगदान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पवन चक्की से आप क्या समझते हैं। अब देखिए, पवन चक्की का काम होता है कुएं या जल स्रोत से पानी खींचने के लिए, जल पंप को चलाने के लिए, गेहूँ पीसने की चक्की को चलाने के लिए और कुम्हार के चक को घुमाने के लिए, विद्युत ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए, ठीक है। पवन ऊर्जा द्वारा पाल नाव को खेना, नाव को पानी में चलाने के लिए पवन ऊर्जा की ज़रूरत होती है, इसलिए नाव में लकड़ी का एक खंभा लगाकर उस पर एक बड़ा कैनवास लगा लेते हैं जिसे हम पाल कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, मशीन क्या है, कितने प्रकार की होती हैं। ये क्वेश्चन मैं आपको कई बार करा चुकी हूँ, मुझे अच्छे से ध्यान है, ठीक है, तो फिर से मैं रिपीट नहीं कर रही हूँ इसको। आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, उत्तोलक क्या है। उत्तोलक का क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है, 2020 में पूछा गया था। देखो, उत्तोलक होता है एक मुड़ी हुई और सीधी मजबूत छड़ होती है, ठीक है। इस छड़ को बिंदु के सापेक्ष हम घुमा सकते हैं। इसका जो यांत्रिक लाभ है वो भार अपूर्ण आयास, इसका फॉर्मूला है, इसको ध्यान रखना। उत्तोलक के प्रकार देख लेते हैं। प्रथम प्रकार का उत्तोलक है, देखो वैसे कुछ बच्चों को नहीं समझ में आएगा ये, क्योंकि थोड़ा सा आपके टॉपिक से मतलब थोड़ा सा टिपिकल है। आप इसका डायग्राम देख लें, अगर किसी भी सोशल साइट पर गूगल पे सर्च कर लें इसका डायग्राम, तो अच्छे से समझ आ जाएगा आपको, ठीक है। एक बार करिएगा, आप डायग्राम देखिएगा उसमें। यहाँ पे हम देख लेते हैं, इसमें पता क्या होता है, आलम्ब बीच में होता है, एक तरफ भार होता है और दूसरी तरफ आयास होता है। यहाँ पर मिस्टेक है, ध्यान रखिएगा इसको। इसके एग्जाम्पल हैं कैंची, तराजू, हैंडपम्प और ढेकुली, कलम, ड्रिल की टोटी। इन एग्जाम्पल्स को बिल्कुल ध्यान में रखिएगा। कई बार रिवर्स करके क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि पर्टिकुलर जो ये है, जैसे कि कैंची है तो ये किस प्रकार का उत्तोलक है, या फिर तराजू है तो किस प्रकार का उत्तोलक है, ठीक है। नेक्स्ट है फिर द्वितीय प्रकार का उत्तोलक। इसमें क्या होता है, बीच में भार होता है, एक और बल होता है, दूसरी ओर आलम्ब होता है। उदाहरण इसका सर होता है नींबू रस निकालने का यंत्र। आपने देखा होगा जो नींबू निकालने की मशीन सी होती है, उसको दबाते हैं तो सारा रस निकल जाता है, ठीक है। बॉक्स का ढक्कन, किवाड़, स्क्रू ड्राइवर, पेचकस तो आपने देखा ही है। नेक्स्ट है फिर तृतीय प्रकार के उत्तोलक। इसमें क्या होता है, एक सिरे पर आलम, दूसरे सिरे पर भार और बीच में बल होता है, ठीक है। तो इसके एग्जाम्पल चिमटा, हल, चाकू, फावड़ा आदि। नेक्स्ट है क्वेश्चन, कंकाल तंत्र के प्रमुख कार्य बताइए। देखिए, जो हमारा स्केलेटल सिस्टम है उसके काम क्या होते हैं। एक तो हमारे शरीर को आकार देता है, ठीक है, स्ट्रक्चर बनाता है हमारी। दूसरी चीज़, हमें मजबूती देता है, हमारे जो कोमल कोमल अंग हैं उनकी सुरक्षा करता है।
और श्वसन में यानी रेस्पिरेशन में हमें सहयोग देता है, मांसपेशियों को क्रियाशील बनाता है और रक्त कणिकाओं का निर्माण करता है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, पेशियाँ क्या हैं, इनकी गति और संरचना को लिखिए। अब देखिए, जो हमारा कंकाल तंत्र है उस पर मांस का आवरण चढ़ा होता है, उसी को क्या बोलते हैं, पेशी बोलते हैं, मसल्स बोलते हैं। ठीक है। शरीर की समस्त प्रकार की जो गति है वो अस्थि और पेशियों के संबंध से ही पैदा होती है। पेशियों में दो तरह की गति पाई जाती है, संकुचन और शिथिलन। संकुचन का मतलब होता है सिकुड़ना। ठीक है। अब देखो, पेशी संकुचन भी दो तरह का होता है, एक तो होता है वॉलंटरी, दूसरा होता है इनवॉलंटरी। पेशियाँ कई प्रकार की होती है, जिन अस्थियों के सहारे से पेशियाँ जुड़ी रहती हैं उन्हीं के आकार के समान इनका भी आकार होता है। प्रत्येक पेशी बल जैसी कोशिकाओं से मिलकर बनती है, बाल जैसी कोशिकाओं से। बहुत ही महीन रेशे होते हैं इसके। प्रत्येक पेशी जो है वो ऊतक को रुधिर वाहिनियों से रक्त और मस्तिष्क से तंत्रिकाएं प्राप्त होती हैं। पेशी के 3 प्रमुख भाग होते हैं। एक तो होता है ऊपरी सिरा जो मूल कहलाता है, बीच का भाग होता है जो कि तुंद कहलाता है, और निचला भाग निवेशन। ये दोनों सिरे पतली डोरी की तरह श्वेत ऊतकों से बने होते हैं। इन तंतुओं को मांस कहते हैं हम, या फिर रज्जु या कंडरा या फिर टेंडन। ठीक है। और निवेशन की अपेक्षा जो मूल है वो बहुत ज़्यादा दृढ़ता से बंधा रहता है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, मानव के शरीर में प्रमुख तंत्र या संस्थान कौन कौन से हैं। देखो, हमारे जो बॉडी सिस्टम है उसमें बहुत सारे सिस्टम होते हैं। स्केलेटल सिस्टम है हमारा, मस्कुलर सिस्टम है, डाइजेस्टिव सिस्टम है, रेस्पिरेटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, एक्सक्रेटरी, नर्वस और आपका रिप्रोडक्टिव सिस्टम, एंडोक्राइन सिस्टम और इंटेग्यूमेंट्री सिस्टम। ठीक है। ये सारे नाम आप याद कर लेंगे। नेक्स्ट, कोशिका की संरचना को बताइए। अब कोशिका की जो संरचना है वो 3 पार्ट में बटी होती है। सेल वॉल होती है, प्रोटोप्लाज्म होता है, न्यूक्लियस। सेल वॉल क्या होती है, सेल वॉल होती है कोशिका के ऊपर ना, सपोज ये कोशिका है, उसके ऊपर एक झिल्ली होती है, उसके ऊपर एक कवरिंग कह दो, उसी को हम बोलते हैं सेल वॉल। ठीक है। एक चीज़ और ध्यान रखना, सेल वॉल सिर्फ एनिमल सेल में पाई जाती है, प्लांट सेल में सेल वॉल नहीं होती। प्लांट सेल में होती है, एनिमल में नहीं होती। दूसरी चीज़ है प्रोटोप्लाज्म। कोशिका भित्ति जो है उसके अंदर एक गाढ़ा चिपचिपा तरल होता है, रंगहीन होता है, कलरलेस, अर्ध पारदर्शक। आप उसमें आधे मतलब देख सकते हैं लेकिन धुंधला, जिसे हम क्या बोलते हैं, प्रोटोप्लाज्म। जीव द्रव्य ही कोशिका और मानव का जीवन है। यदि कोशिका से जीव द्रव्य को ख़त्म कर दे तो वो क्या हो जाएगी, डेड हो जाएगी। इसी वजह से जो कोशिका है वो जीवित रहती है, अपना पोषण करती है, और प्रोटोप्लाज्म में जल, प्रोटीन, वसा और कार्बोहाइड्रेट जो है विद्यमान रहते हैं। थर्ड पार्ट आता है इसका न्यूक्लियस। न्यूक्लियस सबसे महत्वपूर्ण अंग है, कोशिका के बीच में स्थित होता है। इसको हम, और कोशिका रस का ही ये सघन पिंड है। ये बहुत ज़्यादा गहरे रंग का होता है। इसे कोशिका में आसानी से पहचाना जा सकता है। केंद्र की कोशिका का जीवन है। ठीक है भाई। देखो, ये रही सेल की स्ट्रक्चर। ये है आपके ये आपको दिख रहा है, ये डबल कवरिंग जो है ये है कोशिका भित्ति। ठीक है। इसके अंदर ये आपका न्यूक्लियस है, बिल्कुल साफ दिखाई दे रहा है। और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं इसमें, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया होता है, गोल्जी काय होता है, जीव द्रव्य है। ये 2-3 चीज़ें आपको दिखानी इसमें मस्ट है बिल्कुल। ठीक है। 2-3 बार डायग्राम की प्रैक्टिस करेंगे तो आपको आ जाएगा। जो बच्चे बायो से हैं, बायो बैकग्राउंड है जिसका, वेल एंड गुड है, उनको ये इसलिए अच्छे से समझ आ गया होगा, है ना। और जो नहीं है बायो से, कोई बात नहीं है, आप भी प्रैक्टिस कीजिए। चलिए, आज क्लास को ना इतनी ही रखते हैं, नहीं तो काफ़ी लंबी क्लास हो जाएगी और आप लोग बोर होने लगेंगे फिर। तो नेक्स्ट क्लास में हम कर लेंगे 101 से स्टार्ट। 100 क्वेश्चन हमारे हो गए हैं कवर। और आप सभी से मेरी रिक्वेस्ट है, बार बार मैं आपसे कहती हूँ कि फीडबैक ज़रूर दिया करिए आप लोग। ठीक है। तो उम्मीद करती हूँ आप सभी से कि आप सभी को अच्छे से समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाली हर एक न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को टाइमली मिल जाए। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए सभी को हैव अ गुड डे। बाय बाय। थैंक यू सो मच।